नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए और आपको सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन इस नतीजे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या दिल्ली में जो पूर्वांचली रहते हैं उनका वोट किसके साथ था? पिछली बार केजरीवाल को तमाम पूर्वांचल के लोगों ने वोट किया। क्या ये वोट इस बार भी केजरीवाल को पड़ा? और अगर केजरीवाल को नहीं पड़ा तो फिर इसके क्या सियासी मायने निकल सकते हैं? क्योंकि आने वाले चंद महीनों के बाद अब बिहार में भी चुनाव होने हैं, तो क्या इस नतीजे का असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा? क्या वो जो पूर्वांचल का मिजाज है, जिसमें बिहार झारखंड के लोग भी शामिल हैं, वो मिजाज बिहार के चुनाव में भी असर करेगा? बिहार के चुनाव में भी उसके नतीजों पर भी रंग दिखाएगा? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। इस चुनावी नतीजे को बिहार से जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। बिहार से हमारे संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानेंगे कि ये जो नतीजा है ये क्या कहता है। पहले आंकड़ों पर बात करते हैं। रंजन जी, आपके पास आते हैं। इस बार जो ये नतीजे आए हैं, ये आंकड़े क्या कहते हैं? इस बार पूर्वांचली किसके साथ थे? देखिए, अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करें, जो 70 सीटें हैं वहाँ पर, उसमें कहा जाता है कि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पूर्वांचली वोटर्स जो हैं वो 25 से 30% के आसपास हैं। जब हम पूर्वांचली कहते हैं तो उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसे जो है लगभग 27 सीटें हैं जहाँ पर कि एक प्रभावी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां 25 से 30%, तो कुछ इलाकों में 35% तक जो है पूर्वांचली वोटर्स रहते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने की कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो 27 सीटें हैं, जिनमें बुराड़ी, बादली, किराड़ी, नांगलोई जाट, मादीपुर, त्रिलोकपुरी, कुंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, बहुत सारी ऐसे 27 सीटें हैं। तो इनमें से किसको कितना मिला? तो अगर आप ये देखें तो इन 27 सीटों में बीजेपी को 19 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिली। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि जो पूर्वांचली वोटर्स हैं, जो कि आम तौर पर आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में वोट करते रहे हैं, खास करके विधानसभा चुनाव में, इस बार उन्होंने अपना मिजाज बदला है और वो वोट जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है और उसके आ जाने से बीजेपी को दिल्ली में फ़ायदा हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो अब इसीलिए कई जगह से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कोई पूर्वांचली दिल्ली का मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता। क्योंकि देखिए, अगर आप देखें तो जीत के बाद जब प्रधानमंत्री ने वहां पर बीजेपी कार्यालय से लोगों को संबोधित किया था, तब जो उन्होंने बातें कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं, पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता है, और पूर्वांचल से उन्होंने प्यार की बात की। तो ये चीजें बताती हैं कि वो उनकी नज़र में पूर्वांचल का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद बिहार का चुनाव है और पूर्वांचली में बिहारी बड़ी संख्या में शामिल हैं। अब इसके अलावा आप 2025 तक देख रही हैं जहां बिहार चुनाव है। 2 साल बाद जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस लिहाज से भी आप देखें तो लगता है कि जो दिल्ली का चुनाव हुआ है वहां पर पूर्वांचली वोटर्स ने पिछली बार से ज़्यादा वोट जो है वो बीजेपी को किए हैं और आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या जो कम हुई है उसमें पूर्वांचली वोटर्स का जो मिजाज बदला है उसकी वजह से ये परिणाम भी बदला है। तो इसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपको बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। राजीव जी, देखिए, जो पूर्वांचल के लोग हैं दिल्ली में, और दिल्ली रिपोर्टर से भी हम कोशिश करेंगे वो भी हमारे साथ जुड़े और वहाँ जो मिजाज लोगों का रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव है, तो अब अगर कहीं चुनाव होते हैं, अब दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर बिहारी बड़ी संख्या में है, तो वो मिजाज क्या जो बिहार की जनता है वो दोनों मिजाज मैच करेंगे? इससे बिहार के आने वाले चुनाव को हम जोड़कर देख सकते हैं, इस नतीजे को उनका मिजाज या जनता का मिजाज टटोल सकते हैं क्या?
नहीं, देखिए आसिया जी, निश्चित तौर पर बिहार में जो है वो अक्टूबर के महीने में चुनाव होना है और दिल्ली का जो चुनावी परिणाम आया है वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो कितना महत्वपूर्ण है कि देखिए कि आज लंबे समय तक, लगभग 5 घंटे तक बीजेपी कार्यालय में मैराथन बैठक चली है। कल तक जश्न का दौर चला था और आज मैराथन बैठक चली है और उसमें दिल्ली के चुनावी परिणाम का फ़ायदा किस तरीके से बिहार में लिया जाए या फिर उठाया जाए, उसको लेकर के विधिवत चर्चा हुई है। और जब बैठक के बाद कई मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई, हमारे सहयोगियों ने जब बातचीत की तो उनका यही कहना था कि दिल्ली मॉडल, दिल्ली में जिस तरीके से हम लोगों ने जिस मॉडल को लेकर के चुनाव लड़ा है उसी मॉडल पे हम लोग बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए एक चीज़ को समझना होगा कि चूंकि पूर्वांचल में अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी राकेश जी से ही, तो उन्होंने बताया कि 27 सीट जो हैं वो सीधे तौर पर पूर्वांचल के लोगों के वजह से जो है वो 27 सीटें जो हैं वो किसी भी पार्टी को मिल सकती हैं और इसमें से कि इस बार 19 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने वहाँ पर गेन की है। तो पूर्वांचल का जो वोट परसेंटेज है वहाँ पर लगभग 20 से लेकर के 25% के करीब है। तो देखिए ये चीज़ तय है कि जो बिहार के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं या फिर जो झारखंड के लोग हैं, अमूमन इसी 3 प्रदेश को देखा जाता है। तो झारखंड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी आपको याद होगा कि जो उपचुनाव हुए हैं उसमें एनडीए का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 100% रहा है, बिहार में भी और यूपी में भी लगभग। और यूपी में जो कल चुनाव का जो परिणाम आया है परसों, उसमें भी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी ने वो सीट लगभग 57,000 वोट से जो है वो छीन ली है। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है कहीं ना कहीं से। और आप अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो मुंबई महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसका भी चुनावी परिणाम जो सामने आया था, उसके बाद से ही जो है बिहार और उत्तर प्रदेश ने उसको साधने की कोशिश जो है यहाँ के वोटरों ने की और उसके बाद उसका चुनावी परिणाम जो है, उपचुनाव का परिणाम जो है वो एनडीए के पक्ष में गया या फिर बीजेपी के पक्ष में गया। देखिए बिहार में जो चुनाव होना है उसमें बिहारियों की का जो लगाव है वो अगर आप वोट परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं से एनडीए के प्रति है। क्योंकि लोकसभा चुनाव जो भी हाल में हुआ है आसिया जी, उसमें वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के मुझे जहां तक लग रहा है कि संभवतः 39% के करीब जो है वो वोट परसेंट रहा है बीजेपी और जेडीयू का, एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी अगर चारों को मिला दिया जाए उसमें। जबकि वहीं पर जो विपक्ष है उसका जो वोट परसेंटेज रहा है वो लगभग 27-28% के करीब रहा है। यही वजह है कि 40 में से 30 सीट जो है वो एनडीए जीती यहाँ पर और 10 सीट में जो है वो महागठबंधन के तमाम दल थे उसमें और एक इंडिपेंडेंट पप्पू यादव थे। तो कहीं ना कहीं से बिहार के लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के सुशासन की व्यवस्था से, सुशासन की छवि को लेकर के आप कह सकते हैं कि उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस उन्होंने दिया है। और आप देखिए कि कल जब नरेंद्र मोदी परसों देर शाम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से वो एक उद्बोधन दे रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार का उन्होंने नाम लिया विधिवत। उन्होंने कहा कि भाई 2005 से पहले बिहार में क्या स्थिति थी ये सभी लोगों को पता है, लेकिन जब नीतीश जी की सत्ता वहां आई एनडीए के सहयोग से, बीजेपी के सहयोग से, तो वहां पर देखिए कि आज बिहार किस तरीके से विकास के मामले में रफ्तार न सिर्फ पकड़ चुका है बल्कि बिहार के विकास के मामले में बिहार काफी आगे बढ़ चुका है। और आने वाले दिनों में भी नीतीश जी के इसी विकास के नाम के काम के आधार पर जो है वो जनता उनको बिहार में भी वोट करेगी। तो ये चीज नरेंद्र मोदी समझते हैं कि अब बगैर डेवलपमेंट के, सिर्फ टॉकेटिव होने से, सिर्फ बातूनी होने से किसी भी व्यक्ति का वोट जो है वो नहीं लिया जा सकता है। और यही वजह है कि जो दिल्ली चुनाव में जो बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है उसमें न सिर्फ पूर्वांचल के लोगों का भी बहुत एक बड़ा रोल, बड़ी भूमिका रही है। और ये जो उन्होंने जो वादा किया है कि नहीं भाई हम मुफ्त की जो रेवड़ी बांटते हैं, आसिया जी ये भी बड़ी समझने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री जब भी गए हैं किसी भी सभा में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर अलग अलग प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा में भी उन्होंने केजरीवाल की नीति का हमेशा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये मुफ्त की जो रेवड़ी बांटने की जो आदत लगाई गई है दिल्ली से, उसका परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो खर्च होते हैं, चाहे आप 200 यूनिट बिजली फ्री कर दें, आपके यहाँ भी झारखंड में भी बिजली फ्री है, आप बस फ्री कर दें, आप कल ट्रेन फ्री कर दीजिए, मेट्रो फ्री कर दीजिए, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होगा फिर वो रुक जाएगा। और यही वजह है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी नहीं ये बातें सार्वजनिक मंच से कही, बल्कि दिल्ली चुनाव में भी उन्होंने इस बात का इस बार भी उन्होंने विरोध किया है। तो यही सब वजह है कि जनता को ये चीज लगा कि नहीं भाई मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वाकई में देश
को न सिर्फ विकास के रास्ते पर लाए हैं बल्कि दिल्ली को भी आने वाले दिनों में, चूंकि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है और मोदी ये लगातार सभाओं में कह रहे थे कि भाई आपने मुझे 10 साल 11 साल से दिल्ली में तो बिठा कर रखा है, लेकिन दिल्ली की बागडोर आपने मेरे हाथ में नहीं दी है। तो यही वजह है कि इस बार दिल्ली के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों ने भी जम करके बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की और उसका परिणाम आया कि आज 48 सीट बीजेपी जीतने में सफल रही है। रंजन जी, आमतौर पर जैसे अगर आपके पड़ोसी राज्य में चुनाव हो और फिर आपके राज्य में चुनाव होने हैं तो ये कहा जाता है कि क्या उसके नतीजे असर डालेंगे। दिल्ली दूर है लेकिन दिल्ली में बिहारियों की संख्या बहुत है, तो क्या ऐसा है कि जो मिजाज वहाँ की जनता ने दिखाया है तो उसका असर भी होगा, या फिर बिहार में कुछ अलग सीन बनेगा, अलग अलग जो गठबंधन है उसे देखेगी वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता, या फिर इसके साथ जो पूर्वांचलियों का मिजाज दिखा दिल्ली में उसके साथ बहेंगे? देखिए, आप अगर इतिहास में जाएं और भारत में जो चुनाव हुए हैं तो दोनों ही तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे कि जब पड़ोसी राज्य में जो एक दल जीता उसकी लहर दूसरे राज्य तक पहुंची और कई बार दोनों राज्यों में अलग अलग सरकारें बनी। अगर आप 2019 में ही चले जाइए तो वहां पर झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी थी, तो वहां पर जो है एनडीए की सरकार बिहार में बन गई थी, जबकि दोनों अगल बगल थे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो ये होती है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो परसेप्शन बनाने की कोशिश करती हैं। आप एक हवा बनाते हैं, जो आप चुनाव में हमेशा हम चुनावी हवा की बात अक्सर किया करते हैं, वो ये बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम यहाँ जीत कर आ रहे हैं तो मोमेंटम हमारे पास है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ वोटिंग होती है तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोट उसी को देते हैं जो जीतने वाला होता है। तो वो जो एक मोमेंटम बनाया जाता है उसके साथ बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ जाते हैं, और जो आपको असमंजस में होते हैं कि वो इधर जाए या उधर जाए, उनको भी लगता है कि जब इन्हें दिल्ली ने भी चुन लिया, इन्हें हरियाणा ने भी चुन लिया, महाराष्ट्र ने भी चुन लिया, तो क्यों ना हम उनके साथ चले जाएं। तो इसकी कोशिश पार्टियों के द्वारा किया जाता है। अब इसका असर जमीन पर कितना होता है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में अभी भी वक्त है। अगर 9-10 महीने का वक्त है तो मतलब उस समय तक राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।